देखे गढ़वा जिला में नहर खोदवा दिया है लाइका बैच। मैं नौकरी छोड़ा इधर मुंबई आया। मिर्जापुर में सर मेरा गुंडे का सीन था जो सैलून में गला काट देता है। मैन ऑफ सीरीज में होने वाला था, बोला धोनी नाम है उसका। खड़गपुर में खेला, उनके साथ खेला हूँ। कुछ कास्टिंग वाले हैं जो लॉबी बना, उनको क्या लगता है कि एनएसडी वाले ही अच्छे एक्टर हैं। 25 नाम आपको बता दूंगा जो एनएसडी में है, लेकिन बेचारा अभी भी आप 4 रुपए की कौची नहीं, 6 रुपए का चूड़ा 10 रुपए, और 10 रुपए में 2 दिन खा लिया करता था। आप तो करोड़ों कमा रहे हैं। मैं भी राजपाल यादव जैसा नाम कमाना चाहता हूँ, मैं भी परेश रावल जैसा, लेकिन मुझे बोलते एक्टर है। इंडस्ट्री में क्या है ना कि भेड़ चाल है। आप एक बार हवलदार कर दिया तो हवलदार में ही लोग बुलाएंगे आप। तो हीरो का दोस्त था मैं, पवन सिंह का। तो कैसे एक्टर है पवन सिंह? रवि किशन मेरे पास आए, हा 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 हा, हमने ऐसा रवि किशन भाई आप हमारे साले हुई इस लिहाज से। और एक और एक्टर है भोजपुरी में, खेसारी लाल यादव। हाँ। आदमी से उम्र, जात और वेतन नहीं पूछते। राजू श्रीवास्तव सर। राजू भाई, अरे रख लो कुंदन, रख लो। स्वागत है आप सबका एक शानदार पॉडकास्ट में। मैं हूं विपिन सिंह और आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पे अपनी पहचान बनाई है। बिहार के पावन धरती से आते हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत के बदौलत मिर्ज़ापुर में काम किया है। मिर्ज़ापुर सीजन 2, सीजन 3, इसके अलावा कई वेब सीरीज़, कई टीवी शो, रियलिटी शो में काम कर चुके हैं, जिनका नाम है कुंदन कुमार। तो आइए हम रूबरू होते हैं उनसे और उनके जीवन से जुड़ी बातों को जानते हैं कि कितना उन्होंने स्ट्रगल करके अपनी पहचान बनाई और क्या क्या किया है उन्होंने अपने जीवन में। चलिए जानते हैं उनसे। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को कुंदन कुमार का प्रणाम, नमस्कार। बिहारी भाषा में बोल सकता नहीं, और विपिन जी ने हमें यहाँ पे बुलाया, उसके लिए आप तहे दिल से आप आभार। मतलब यहाँ मुंबई के लैंग्वेज में आभार और बिहार में शुक्रिया। तो आप सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आप जब बिहार से यहाँ मुंबई तक आए तो बचपन से मतलब एक्टिंग करने का मुंबई आने का सोच रखा था या फिर कुछ और ही किस्मत में लिखा था, यहाँ पे अचानक आप आ गए? एक्चुअली जो एक्टिंग नाम की जो चीज है, कला, वो मेरे अंदर है, खून में, जिसे रुधिर, शोणित, ब्लड, रक्त कह सकते, इसमें दौड़ रहा है नसों में। मेरे जो ग्रैंडफादर थे श्री अर्जुन, स्वर्गीय अर्जुन प्रसाद सिंह, उन्होंने श्री अर्जुन नाट्य कला परिषद की स्थापना की थी 1965 वगैरह में। तो मेरे पापा इंजीनियर हैं और 2021 में रिटायर किए, लेकिन वो भी एक्टिंग करते थे। अपने यहाँ सरस्वती पूजा, काली पूजा, दुर्गा पूजा में होता है ना नाटक, तो नाटक में पापा किया करते थे, मेरे अंकल करते थे, मैं करता हूँ, मेरे भाई सब करते हैं। मतलब एक्टिंग तो अंदर ही है। बहुत छोटे से मैं एक्टिंग कर रहा था। एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी, संवाद, ये तो उस समय मैं सीख गया था। तो उस समय आपकी पढ़ाई लिखाई कैसा था गांव में? कितना कुछ पढ़ाई लिखाई करने के बाद आप एक्टिंग में आए, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हाँ, मेरी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई हुई सर झारखंड, क्योंकि पहले बिहार झारखंड पहले एक ही हुआ करता था। तो उसके बाद 10th प्लस 2 मैंने जमशेदपुर से किया, करीम सिटी कॉलेज, टाटा नगर। उसके बाद मैं चला गया बेंगलोर, वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की। टाटा टेली सर्विसेज में जॉब भी कर रहा था, साथ में पैरेलली थिएटर भी कर रहा था वहाँ पे। वहाँ मैंने गिरीश कर्नाड, आनंद नाग वगैरह बहुत सारे लोगों के साथ मैंने थिएटर किया, प्ले किया, नाटक किया। और साथ में एक DD1 पे सीरियल आया करता था, टिम्बा रूचा, DD1 पे। जब मैं पहला प्ले कर रहा था वहाँ, मतलब वो प्रोफेशनली छोटा सा 3 या 4 मिनट का कोई कैरेक्टर था, कॉमेडी कैरेक्टर था, तो मैंने किया। बहुत लाफ्टर था उसमें। एक प्रोड्यूसर बैठे हुए थे साउथ के, तो ने बोला करके, अरे आप यू आर सच ए नाइस फैंटास्टिक एक्टर, ट्रेमेंडस एक्टर। मैं आगे और सुनना चाहता था, ट्रेमेंडस, मार्वलस, फैबुलस, लेकिन बोले यस यू आर सच ए नाइस एक्टर। आप फिल्म मूवी में काम क्यों नहीं करते हैं? मैं बोला उसके लिए मुझे मुंबई जाना पड़ेगा। नहीं, मैं ही काम देगा आपको, करना तो बोलना। मैं बोला किधर सर? तो जयनगर 4th ब्लॉक उन्होंने मुझे कार्ड दिया। बोला आप आओ ना जी, उधर है हमारे ऑफिस में, जयनगर 4th ब्लॉक में। बोला ओके सर, आई विल बी देयर टुमारो। मैं कल पहुंच गया वहां पे। तो पहला शो मुझे मिला था टिम्बा रूचा, DD1 में। तो ये जो पहला शो मिला था, उस समय आप जॉब कर रहे थे या फिर जॉब भी कर रहा था? कॉलेज में पढ़ाई भी बेंगलुरु से? पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मैं थिएटर कर रहा था, थिएटर करते करते मैं जॉब भी कर रहा था और शूटिंग भी कर रहा था। तो ये कब की बात है? 4 ईयर की डिग्री होती है, तो उसमें आप कब? नहीं, कंप्लीट हो गई थी 2001-2 में मेरी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा कुछ कोर्स भी किया था नेटवर्किंग का, CMS से। अच्छा।
तो नेटवर्किंग का कोर्स किया था, MCSC और CCNA, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर MCSC होता है, CCNA और सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एनालाइजर का कुछ वो था, वो भी मैंने साथ में किया था। इस दौरान मैं क्या करता, जॉब ही कर रहा था टाटा टेली सर्विसेज में। इसके बाद जॉब मैंने किया 2002 की बात है, तकरीबन 2003 की बात है। और एक्चुअली मैं बिहार से, शायद अब मैं बताना भूल गया, मैं नवादा का रहने वाला हूँ। तो नवादा से आपने स्कूलिंग नहीं करके मतलब झारखंड से आपने हाँ, क्योंकि मेरे पापा सोनरेखा प्रोजेक्ट में इंजीनियर थे। तब पापा जैसे कभी कोशी प्रोजेक्ट में थे, कभी गंडक में थे, कभी सोन कमांड में इंजीनियर थे, तो उनका जहाँ डैम वैम का काम होता था पापा वहां जाया करते थे। तो हम इस तरह बिहार भ्रमण किया करते थे। TCS में जॉब कर रहे थे, जबकि एक नहीं, टाटा टेली सर्विसेज, मेरा टेलीकॉम का जॉब था, सॉफ्टवेयर फील्ड पे नहीं था मैं। अच्छा, तो जॉब कर रहे थे, तो ये एक्टिंग जब करने लगे तो घर वालों की तरफ से तकलीफ नहीं हुई कि क्या कर रहे हो? ये आपने यक्ष प्रश्न पूछ दिया। अब घर वालों को बताना है भाई, क्या अपने बिहार में यूपी में मेंटलिटी है कि लड़के ने इंजीनियरिंग की तो भाई अब जॉब करेगा, इन्वेस्ट किया हुआ होता है ना, उसे तिलक भी लेनी होती है ना। मेरे पापा मम्मी थोड़ा अलग दिमाग के था, मुझे पता था, फिर भी डर तो था कि मैं कैसे बताऊं इनको कि मुझे फिल्म लाइन में जाना है, मुंबई जाना है। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि मैं उनको, बिहार में यूपी में क्या है कि अभी भी हम ना पापा मम्मी के पैर हाथ दबाते हैं रात को, तो पैर दबाते दबाते बोला, पापा टीवी खोलिएगा कल ना, तो देखिएगा एक चीज आपको लगेगा, बड़ा अजब झटका लगेगा। पापा बोला क्या? हमने टीवी खोलिएगा, शनिवार को शो आता था रात के 8 बजे, अब देखिएगा। तो बोले ठीक है देखे। चौके भाई 2-3 लुक दिए, यूं यूं, बोले तो तुम है, ये तुम कब किया? हम लोग ये शूटिंग कर रहे हैं। बताने लगा कि ठीक है, ये भी करते हैं वो भी करते हैं। ऐसे धीरे धीरे, जैसे दुकानदार के पास आप जाइए, आपको आपका बजट 500 रुपया है तो 500 भी दिखाएगा, 800 का भी, 1000 का भी दिखाएगा। देखिए आप 500 का सामान लेने गए लेकिन 1000 रुपये भी आपको बेच देगा। देखिए ये इतना बड़ी। उसी तरह पहले मैं बताया कि ऐसे करते हैं, फिर बाद में मैं टोटली मर्ज हो गया एक्टिंग लाइन में, मैंने जॉब छोड़ दिया उसके बाद। तो जॉब छोड़े तो घर से मतलब कुछ परेशानी ना हुई? उन्होंने डांट नहीं लगाया? हाँ, थोड़ा सा तो हुआ है, थोड़ा सा तो हुआ, डांट तो थोड़ा सा लगा, लेकिन ज्यादा नहीं। मेरे पापा बहुत सही बात बोले। एक दिन बता रहे थे किसी से, मैं वहीं पे था अंदर, उनको नहीं पता कि मैं अंदर हूँ। पापा बोले कल के डेट में कहीं ये ना बोले कि मैं वहां फिल्म लाइन में होता तो दिलीप कुमार बन जाता, शाहरुख खान बन जाता, जिंदगी भर इसको मलाल रहेगा लाइफ में। करने दो इसे, अगर वो करना चाहता है तो करने दो। फिर जब आप एक्टिंग करने मुंबई आना कैसे हुआ? मुंबई जब आया तो कैसे? हाँ, मुंबई आया तो ये भी रोचक घटना है। मैं एक्चुअली जॉब करता था, जॉब करने के साथ साइमल्टेनियसली मैं क्या करता था, शूटिंग भी करता था। किसी ने बोल दिया कुंदन तो उधर शूटिंग करने जाता है, जिलस प्रवृत्ति के, समझ रहे हैं ना, वो जलनशील प्राणी हर जगह पाए जाते हैं। किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ कि साला ये जॉब भी करता है शूटिंग भी करता है, बोल दिया। मेरा बॉस IIM का था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ का, वो टॉपर था, साउथ वाले थे, तमिलियन थे। वो मेरे को झाड़ दिया तरीके से, व्हाट रहा इधर, वेयर आर गोइंग, वी आर डूइंग जॉब हियर एंड शूटिंग देयर, व्हाट इज दिस। डांटे मुझे तरीके से, बोला ऑल यूपी बिहार पीपल आर चीटर। मेरे को लग गई। मैं बोला सर मुझे पूरा मुझे बोलो, मैंने गलती की, पूरा यूपी बिहार को क्यों बोल रहे हो? तो बोला भाई नॉट लिव्ड दिस जॉब, क्यों नहीं छोड़ता है नौकरी? मैं बोला सर छोड़ता हूँ नौकरी। मैं नौकरी छोड़ा, इधर मुंबई आया। अब मैं क्या बोलूं, मैं अपने आप को सही मानता हूँ, गलत भी मानता हूँ। गलत मानता हूँ कि मैं जहाँ जॉब कर रहा था छोड़ कर जाता, और सही इसके लिए मानता हूँ मेरा एक्टिंग मेरा पैशन था। मैं उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को रेडी था। मैं करनी है तो मुझे एक्टिंग ही करनी, ठीक है क्या करेंगे, मैक्सिमम निकाल देंगे। और वही हुआ, निकाल दिया गया। मैं निकाल के मैंने खुद ही छोड़ दिया। मैं बोला अब घुट घुट के जीने से बढ़िया भैया अब निकल लो इधर से। तो उसके बाद आप मुंबई आ गए? मुंबई आ गया। मुंबई आके जब यहाँ पे एक्टिंग करने आप जा रहे थे, जब आप स्ट्रगल कर रहे होंगे, कई जगह ऑडिशन दे रहे होंगे, तो बहुत ज्यादा आपको परेशानी हुई होगी। स्ट्रगल, देखिए स्ट्रगल शब्द जो है मेरी डिक्शनरी में, शब्दकोश में स्ट्रगल नाम की चीज ही नहीं है। मैंने शिकार शब्द का एक इजाद किया, खोज की, इन्वेंट किया, आविष्कार किया। शिकार, हंट। मैं सुबह बोलता शिकार पे निकलूंगा, तो कहाँ? मैं बोला किसी प्रोड्यूसर का, किसी डायरेक्टर का शिकार करूंगा। अरे मतलब स्ट्रगल, मैं स्ट्रगल माना ही नहीं। स्ट्रगल क्या होता है? कुछ नहीं, स्ट्रगल कुछ नहीं है। हम एक्टर हैं, हम आपको दे रहे हैं, काम करके दूंगा, मैं बढ़िया काम करके दूंगा, आप मेरे से कबाओगे। हाँ, चूंकि मुझे काम की जरूरत है इसलिए मैं शिकार पे निकला हूँ। शेर शिकार पे निकलता था, मैं भी शिकार पे निकलता था, काम की खोज में। स्ट्रगल का कोई स्ट्रगल नहीं, मैं तो मजे लेता था इन चीजों का।
पैसे भी तो नहीं आते होंगे। हाँ, ये जो अंदर की बात है, यही बात है कि पैसे की कमी, ये बहुत बड़ा इशू हुआ करता था। लेकिन क्या कीजिएगा, मुझे पता था ये सब चीजें होंगी। तो कैसे मैनेज होता था? घर से पैसे मंगाते थे या फिर? हाँ, साल भर तकरीबन मैंने कुछ पैसे जो बेंगलोर से कमा कर लाया था वो बीच में खत्म हो गए। बाद में पापा दे रहे थे वहां से, गांव से। तो पापा तो एक सर्टेन टाइम तक दिए होंगे, उसके बाद हाँ, फिर भड़कना शुरू मुझे कर? खुद लेने बढ़िया नहीं लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। मैं लेना नहीं चाहता था पैसे। मतलब हालत ये थी कि भाई नहीं, पैसे घर से पैसे मैं नहीं मंगवाऊंगा। अपने बिहार में चूड़ा दूध खाने का चलन होता है, याद है ना? चूड़ा दूध, दही चूड़ा। तो मैं चूड़ा मंगवा के रख लिया करता था। चूड़ा मंगवा करके थोड़ा सा चीनी और दूध, दूध में पैसे लगते हैं ना, तो चूड़ा चीनी, अगर जो उस समय कितना 25 रुपए, कुछ 30 रुपए, 25-30 रुपए चूड़ा हुआ करता था। एक पाव चूड़ा लाता था 6 रुपए का चूड़ा, और चीनी लेता था 16 रुपए चीनी। मुझे भी रेट देखी याद है, 4 रुपए की एक पाव चीनी, 6 रुपए का चूड़ा, 10 रुपए। और 10 रुपए में 2 दिन खा लिया करता था, थोड़ा थोड़ा भिंगा भिंगा करके। फूल जाता था, ज्यादा हो जाता था, खा कर हो गया बस, 2-3 गिलास पानी पी लिया, हो गया बस। ये भी एक स्ट्रगल की कहानी है। हाँ, एक इन्फिनिटी मॉल है, देख रहे हो? अंधेरी वेस्ट में। अंधेरी वेस्ट। कहानी बताओ या ना बताओ मुझे नहीं पता है। नहीं बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मैं वहां जाया करता, तो उन लोगों ने लगाया था स्टॉल, उसमें 8-10 तरह के नमकीन मिक्सचर हुआ करते थे, बॉल में रखे हुए, और सब जगह लिखा था प्लीज टेस्ट इट। तो मैं चारबंगला महाड़ा बनाता था, आता था वहां पे, और क्या करता था, सब में से एक एक चम्मच खाता था और 10 रिएक्शन देता था। ओ नॉट लिटिल बिट सॉर, ओके, हाईली क्रंची, या दिस इज सॉफ्ट, नो। ऐसा बोल बोल करके मैं 8-10, मतलब 2-2 चम्मच भी खाया तो कितना हो गया, 15-16। बोला आज का तो इंतजाम हो गया रे बाबा, नीचे 4 गिलास पानी पी लिया, हो गया आज के। तो एक्टिंग, वहां भी एक्टिंग ही थी। तो भी एक एक्टिंग का एक प्रकार, एक विधा। आप 10 रिएक्शन दे रहे हो, 10 इमोशंस दिखा रहे हो, 10 डायलॉग बोल रहे हो, और सामने वाला दिखा कि सर खरीद लेंगे, सर घंटा नहीं खरीदने वाले हैं, सर खा के निकलने वाले हैं, पेट भरने वाले हैं, नाश्ता का इंतजाम तो हो गया। तो ये इस तरह करके, तो इसमें मैं इंजॉय किया करता था। बाद में किसी ने बता, उनको पता चल गया कि कुछ स्ट्रगलर आते हैं, आके साले खाकर निकल जाते हैं, उन्हें बंद कर दिया काउंटर एक दिन के बाद। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत सारी कहानियां आती है कि जब एक्टिंग करने आए तो रोड पे सोए, स्टेशन पे सोए? रोड पर तो नहीं सोया कभी। हाँ, दोस्तों के साथ रहता था, तो एक रूम, जैसे चारबंगला महाड़ों में एक ही रूम था छोटा सा, उसमें 6 से 7 लोग हुआ करते थे। हाँ, कंजेस्टेड में सोया, कंजेस्टेड में तो उस समय ऐसा मन नहीं किया कि छोड़ के भाग जाए यहाँ से? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने भाई खुद चुना था, किसी ने जबरदस्ती मुझे थोपा नहीं था, जबरदस्ती भेजा नहीं था। जब आप खुद ये करते हो कि मुझे इस लाइन में ही आना, इसी में करना है, तो आप किसी को बोल नहीं सकते हो। हमारे पास कोई उपाय ही नहीं था। पहली बार ब्रेक कब मिली आपको, जब कुछ याद हो बताइए? और टीवी सीरियल करता था, वन डे टुडे सीरियल किया करता था सबसे पहले। और फिल्म लाइन, एक्टिंग लाइन में सबसे अच्छी बात यह है कि वन डे टुडे में कुछ पैसे मिल जाते हैं। तो उसमें मैं हास्य मुकाबला कर रहा था, एक शो जी का, DD1 पे? नहीं, जी टीवी का था, हास्य मुकाबला। वो लाफ्टर चैलेंज सीजन 2 में नॉमिनेट भी हुआ था। फिर कुछ कारण से मेरा नहीं हो पाया, तो मैं कॉमेडी के पंचेज वगैरह भी लिखता था। और एक नाम लेना चाहूंगा राजू श्रीवास्तव जी का, उन्होंने मेरी बहुत मदद की, राजू श्रीवास्तव जी ने। मैं कैसे कैसे मैं पहुंचा उनके पास, राजू भाई के पास। मैं बताया, उनका एक भतीजा था, वो शायद बेंगलोर में MBBS का एग्जाम देने आया था, तो मैंने उनका मार्फत में बात किया, तो मुझे बुलाए कि डबिंग है कुंदन, चलो आ जाओ वहां पे। तो मेरी नहीं भी जरूरत होती थी, तो मेरे जेब में 1000-2000 रुपये रख देते थे राजू श्रीवास्तव सर? राजू भाई, अरे रख लो कुंदन, रख लो। मैं बोला नहीं भैया, मैं पैसे ऐसे नहीं रखूंगा। बोले बड़ा मुझ वाला है, पता है मुझे, मुंह तो छिड़वा दिए हैं। बोलते नहीं रख लो पैसे, पैसे की बहुत जरूरत है तुम्हें। कई बार मेरे पास खाने के नहीं होते थे पैसे। राजू पता नहीं ऊपर वाला भगवान की मतलब ऐसी कृपा की, राजू भाई के कुंदन कहाँ हो भाई? मैं बोला भैया, मैं तभी मीरा रोड शिफ्ट हो गया था, मैं फैमिली लेकर आ गया था 2006 में जनवरी में। राजू भाई आ जाओ, एक डबिंग है, मुझे पता है, एक मद्रासी का कर दो, एक पठान का कर दो, डबिंग में करवाते। मुझे पता है ये काम वो खुद कर सकते थे, जानबूझ कर कुछ इस बहाने से पैसे 1000-2000 रुपये दे दूंगा। अरे कुंदन एक नेपाली का कर दो, तो एक साउथ इंडियन कर दो। तो मैं डबिंग में कर दिया करता था उनके साथ कोई कैरेक्टर।
तो ताकाशी का किला के एक आता था ना, उसमें हाँ। जावेद जाफरी का राजू भाई का भी आता था। राजू भाई मुझे बुला लिया करते थे, हेल्प किस बहाने हेल्प हो जाएगा इसका। कई बार प्रोड्यूसर से 1-2 बार मुझे मिलवाए। तो उस दौरान मैंने एक हिंदी फिल्म की थी कम बजट की, तरन्नुम बारवाला। साउथ इंडियन का कैरेक्टर था मेरा वहां पे उसमें। तो और इसमें मुश्ताक खान वगैरह सारे लोग थे। तो मेरा कोई डायलॉग था कि दिल में जब चोट लगता तो कुछ भी नहीं देखता। मैं बोला दिल पे चोट लगता जो ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರ, ಏನಿಲ್ಲ मतलब क्या भी नहीं देखता। तो डायरेक्टर पूछा ए क्या बोल रहे हो? मैं बोला सर कन्नड़ फिल्म का हिंदी रूपांतरण कर रहा हूं मैं। तो बड़ा बढ़िया लगा, सबको लगा कि शायद तो ये है कि जहां जिसके साथ मैं फिर दिखाया कि देखिए मैं इन लोग के साथ काम करता हूँ, ये सब एक्टर हैं। तो राजू भाई ने बोला ये सब मत दिखाओ। तो मुझे नहीं, पहले मुझे लगा कि भाई फिल्म के एक्टर हैं, मतलब सबका नाम है। बोले नहीं। फिर उन्होंने बोला कुंदन मिमिक्री मत किया कर। मैं मिमिक्री बहुत पहले करता था हर एक्टर के। अच्छा। तो बोले कि मिमिक्री मत कर क्योंकि नाम खराब हो जाएगा इंडस्ट्री में। तो मैं मिमिक्री स्टेज शो फिर मैंने बंद कर। मैं स्टेज शो वगैरह भी किया करता था बीच में। आप बोले ना जीवन यापन के लिए मैं स्टेज शो वगैरह भी किया करता था बीच बीच में। ये मिमिक्री मतलब मना करने के पीछे क्या? एक्चुअली ना इंडस्ट्री में जो एक साभ्रांत वर्ग है, इंटेलेक्चुअल वर्ग है, वो मिमिक्री एक्टर को एक्टर नहीं मानते हैं। वो मिमिक्री एक्टर वो डबिंग करेगा, मिमिक्री करेगा, ऐसा मानना है। उनके जेन्युइन एक्टर बोलो उसके अंदर कहीं ना कहीं वो छाप रहेगी एक्टिंग में। तो मिमिक्री एक्टर को एक्टर नहीं मानते हैं, इस वजह से उन्होंने मना कर। हाँ मना किए थे। बड़े भाई के हिसाब से बोले तो कुंदन मत करना, मिमिक्री मत कर। मैं बोला आप तो कर रहे भैया, आप तो करोड़ों कमा रहे हैं। बोले मेरी छोड़ दो, मैं भी राजपाल यादव जैसा नाम कमाना चाहता हूँ, मैं भी परेश रावल जैसा। लेकिन मुझे बोलते मिमिक्री एक्टर है, तुम मत कर, तुम बहुत बढ़िया एक्टर है, फिल्म और सीरियल पे ट्राई कर, ज्यादा मेहनत कर। तो मैं बोला ठीक है भैया। अब थोड़ा बात करते हैं कि मिर्जापुर सीजन 2 के लिए, 3 के लिए आपका एक मीम्स बहुत वायरल हुआ था। कौन सा मीम्स वायरल था पहले आप बताइए। नहीं, गाली गलौज में क्या हो, कोई बात नहीं, बता दीजिए। तो जो मीम्स वायरल हुआ था उसके बाद से आपको उस मीम से कितने फायदे हुए? हाँ, मीम से फायदे की इंडस्ट्री में मतलब ऐसा कोई कास्टिंग वाला नहीं है जो कि मुझे नहीं जानता है। मोस्टली सब लोग जान गए, फिल्म के, वेब सीरीज के, सीरियल का मोस्टली लोग जान गए। हालांकि उसमें मैं काफी मोटा था, बाद में दुबला हो गया। तो व्हाइट पैंट शर्ट में आप ही थे वो जिसको राजकुमार राव के साथ कुछ किस्सा था, बताइए। राजकुमार जी के साथ मैं कर रहा था मिस्टर मिसेस माही। हाँ, धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म थी। तो राजकुमार जी साथ में थे। तो मेरे जब सीन हुआ था, डायरेक्टर थे शरण शर्मा जिसने फिल्म बनाई थी गुंजन सक्सेना, पंकज त्रिपाठी और जानवी कपूर को लेकर। वही डायरेक्टर शरण शर्मा तो बना रहे थे मिस्टर मिसेस माही। तो मुझे शॉर्ट के बाद आकर बोले अरे कुंदन जी आपकी कॉमेडी टाइमिंग बहुत कमाल की है, मजा आ गया। मैं बोले इसका मतलब आपने मेरा विलेनियस टाइमिंग नहीं देखा सर। तो बोले कहा किसमें? तब तक कैमरा जो पुलर थे वो रईस भाई थे। वो कहते हैं मिर्जापुर में तो इन्होंने बोला था भैया जी माँ खोद दी, पहाड़ खोद दी, कुछ ऐसा है ना। राजकुमार राव कहते वो आप थे और वो आप थे। बोले आप 5 बार भी बोलोगे तो मैं ही रहूंगा भाई। बोले बहुत बढ़िया किया आपने, बहुत बढ़िया किया, मैंने देखा पर्सनली वो सीन। बोला चलो ठीक है। तो कितना राजकुमार राव जब आपसे मिले थे तो कुछ आपको कितना सराहना दिए थे उस सीन को लेकर? हाँ, बोल रहे थे कि वो आपने बहुत बढ़िया किया, वो सीन अच्छा था ही, आपने बहुत बढ़िया किया उसे। मतलब थे कि फिर बहुत सारी बातें हुई इधर उधर की। मतलब ऐसे कई बार लोग नहीं पहचान पाते हैं, सामने से मैं कुछ और दिखता हूँ, पर्दे पे कुछ और, क्योंकि पर्दे पे इनलार्जमेंट मिलता है 25%, जैसा कि टेक्निकल लोग बताते हैं कि आप जितना दिखते हो पर्दे पर और बड़ा दिखते हो, मोटा दिखते हो। तो पहले मोटा था भी मैं ज्यादा, 110 केजी तकरीबन वेट था मेरा। और मैंने उस समय लगभग सारे मैथों मैंने किए, जय जय बजरंगबली, शनिदेव, गणेश लीला, महादेव, सब में नंदी भिरंगी ऐसा ही कर रहा था मैं। इंडस्ट्री ने मुझे सांप बनाकर रख दिया था। जहां भी जरूरत पड़े नंदी कुंदन को बुला लो। इंडस्ट्री में क्या है ना कि भेड़ चाल है, आप एक बार हवलदार कर दिया तो हवलदार में ही लोग बुलाएंगे आपको, दूसरा किरदार रोल नहीं देंगे। हाँ, दूसरा किरदार। हाँ, दिमाग नहीं लगाना है क्या, अच्छा मोटा सा, अच्छा ठीक है पेट वेट है, हाँ, अरे उसको बुला लो। ऐसा क्यों होता है कि उसमें आपने मार्क किया होगा, एक एक्टर एक तरह की काम करते हैं इंडस्ट्री में, आप मार्क किए होंगे, तो उसे एक तरह का ही काम मिलता है। अब एक्टर की मजबूरी, चलो काम तो मिल रहा है, काम तो कर रहा हूं मैं,
तो उसके पीछे कहानी क्या हो सकती है कि डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर जो मेकर्स होते हैं वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, ढूंढना नहीं चाहते हैं, या फिर हाँ वही बात है, ये ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसको लगता है कि उस काम में वो आदमी बेस्ट है, जबकि वो और काम में भी बेस्ट आदमी है, उसमें बढ़िया करता है, लेकिन नहीं उसमें उसको बुला। तो मिर्जापुर में कैसा कैसा हाँ दिखा? मिर्जापुर में सब मेरा गुंडे का सीन था, जो सैलून में गला काट देता है, हाँ वो सीन काफी हिट था, इवन काफी हिट। सीजन 2 में तो मुझे मार दिया गया था, गोली लगी थी, मैं मर भी गया था उसमें। कैसा मिला वो आपको? मुझे किसी ने बताया कि मिर्जापुर की कास्टिंग चल रही है, हाँ। मैं देखा था मिर्जापुर, मुझे कमाल लगा, मैं इसे बैठ कर देखा था सीजन 1, बोले यार मुझे भी करना है, तो मैं गया, वहां मिला मैं अपने दोस्त के साथ, कास्टिंग वाले से, कास्टिंग वे वाले कास्टिंग करते, मैं मिला जाकर उनसे, तो बोला अरे कुंदन जी एक है कैरेक्टर, लेकिन कॉल आया कुछ दिन के बाद कि 2 दिन का काम है बस। हमने 1 दिन का मैं करूंगा, मुझे इतना बढ़िया, मुझे काम करना है मिर्जापुर में। ऑडिशन दिया, ऑडिशन बढ़िया लगा। तो जब मैं शूट के लिए गया, यहाँ एक्सेल में शूट कर रहे थे, तो पंकज त्रिपाठी आ रहे थे उधर से, पंकज भाई मेरे को का कुदम इन्हें मिले बड़ा का कि उसे नहीं मैं कर रहा हूँ कैरेक्टर। कौन सा? तो सिर्फ तुम कर रहे हो? बोले हाँ। अरे बड़े बढ़िया कर, आप बता नहीं छोड़ दे के मिलब सहारा से, ठीक भी है। वो चले गए पंकज भाई, फिर आए। तब तक मैं वेनिटी बैठा, तब तक एक बंदे का नॉक किया दरवाजा, बोले यस। बोला सर आई एम पुनीत कृष्णा, क्रिएटर ऑफ द शो, राइटर थे उसने। बोले हाँ सर बोलिए ना। मैं अंदर आऊँ? सर आ जाइए, आप ही का है। हाँ आप ही का किया धरा सब है। अंदर आया, फिर बैठे। बोले मैंने आपका ऑडिशन नहीं देखा, मैंने आपको पता है क्यों कास्ट किया? हमने क्यों? मैंने आपका इंट्रो देखा, हमने इंट्रो पे कास्ट किया ना। एक्चुअली इंट्रो जो यहाँ पर देते हैं ना लोग, तो इंट्रो का एक स्टाइल होता है, दिस इज ये माय एज ये माय हाइट ये आई एम इतना लॉन्ग टॉल स्टैंड ये स्टाइल, लेकिन मैं अलग तरीके से देता था इंट्रो। कैसे तो ऐड के लिए मेरा नाम कुंदन कुमार है, मेरा चलन दूरभाष यंत्र क्रमांक 9819639042, मेरी ऊंचाई 5 फीट 8 इंच, केवल उम्र 39 वर्ष मात्र। बोले आपने जो दिया था, एडी अगर बोल रहा है अरे कुंदन जी का सर बहुत बढ़िया ऑडिशन देख ली, पुनीत जी बोले नहीं मेरा कैरेक्टर तौसीफ मिल गया, मुझे ऑडिशन, मैंने इंट्रो देख लिया है। सर एक बार इंट्रो दिखाइए ना। बोला नहीं मैं स्टार बनने वाला, मैं क्यों इंट्रो हंसने लगे हो। तो मतलब उसमें मेरा सिलेक्शन इंट्रो पे हुआ था, ऑडिशन नहीं देखा गया था मेरा, क्योंकि वो डायरेक्टर को उनको लग गया कि नहीं ये बंदा हो जाएगा, ऐसा काम खेल जाएगा, इस कैरेक्टर खेल जाएगा, खेल ही गया ना, तभी तो खेल ही चलेगा गया। इंटरनेट पे। मैंने बोला शो के बाद, मैं बोला सर इतने मीम्स बन गए, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, आपने इतना बढ़िया रोल दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं कुंदन जी आपका टैलेंट है, किसी को दिया होता, किसी चू तो शायद हक दिया होता वहां जाकर, मतलब खराब कर देता सीन, ये तो आपने बना दिया उस सीन को बढ़िया। नहीं सर एक एक्चुअली मौका भी तो मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी, अवसर। उसके बाद सीजन 3 में भी आप पूरा थे? हाँ सीजन 3 में थ्रू आउट था मेरा कैरेक्टर। तो उसका कैसा क्या कहानी है सीजन 3 के बारे में? सीजन 3 में एक्चुअली मीम्स बन गए, तो चैनल की डिमांड थी फिर ये एक्टर चाहिए, पब्लिक बहुत पसंद आया था वो सीन। जब आप कोई और फिल्म वगैरह सीरीज कर रहे होंगे तो कितने पैसे मिलते थे स्टार्टिंग में, कुछ एक दिन के जो आप रोजी के लिए यूज करते थे? एक्चुअली सर क्या है ना कि एक अपने बिहार में एक कहावत है, आदमी से उम्र जात और वेतन नहीं पूछते। कुछ अनुमान ऐसे ही बस बता दीजिए। एक्चुअली सर ये मछली बाजार है, ये मतलब मार्केट है, ये हो सकता है कि हमें एक दिन का 5,000 भी मिल सकता है, 50,000 भी मिल सकता है, 5 लाख भी मैं ले लेता हूँ। इसका कोई फिक्सेशन, मतलब ये ऐसी चीज है जो किसी को ना बता सकता है, ना आदमी समझ पाएगा ना समझा पाएगा उसको। तो एक कुछ होता होगा ना गणित कि कैसे तय होता है? कुछ तय होता है, देखिए 2 तरीकों से हाँ इंडस्ट्री में तय होता है। एक आपका पर डे बेसिस पे तय होता है, एक होता है आपका टोटल एग्रीमेंट बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, पूरा शो का आप ले लो, पूरा शो का ले लो, या एक दिन का कर लो, या उसके हिसाब से कर लो, या लमसम में कुछ कर लो, ये हिसाब किताब चलता है। तो पंकज त्रिपाठी के साथ आपका कुछ ऐसा किस्सा जो? पंकज भाई ने मुझे बोला था, मैं बाहुबली एक शो कर रहा था, बोला कुंदन तुम एक्टर बढ़िया हो और सीरियल वगैरह ज्यादा मत किया करो। मैं बोला क्या करो, घर है, फैमिली है, तो करना पड़ता है। पंकज भाई ने अच्छा याद दिलाया आपने। तो पंकज भाई शानू शर्मा का नंबर दिया, मेरे पास कॉल आया यशराज से,
बोले कुंदन जी बोल रहे हैं? बोले हाँ बोलिए ना। 2010 की बात, मैं लापतागंज की शूटिंग कर रहा था मड में, वृंदावन स्टूडियो में। बोली कि मैं शानू शर्मा बोल रही हूँ? बोले हाँ बोलिए मैम। तो ऐसे ऐसे आइए, आप एक करना है, लुक टेस्ट करना है एक फिल्म के लिए। लब का द एंड ऑफ फिल्म थी, और मैं वहां गया तो बोला कि आपका नाम पंकज त्रिपाठी ने बताया, कुंदन जी को बुला लो, कुंदन को। तो पंकज भाई मुझे कई जगह, भावना तलवार के यहाँ मुझे रिकमेंड किया। तो पहले पंकज भाई काफी रिकमेंड किया करते थे, बता देते थे कि इस तरह का एक्टर है, कॉमेडी अच्छी करता है, उसको बुला लो। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि पंकज त्रिपाठी अब कामयाब हो गए हैं तो उनमें मतलब घमंड आ गया। ये तो ऐसे कैसे बहुत गलत बात बोलते हैं। पंकज भाई अभी भी उतने ही डाउन टू अर्थ है जितना पहले थे, अभी भी बात उतना ही बढ़िया है। अगर जो बोलता है तो गलत बात करता है। कई बार क्या होता है सर, सर्कमस्टांसेस, परिस्थिति ऐसी बन जाती है, उनके पास हो सकता है टाइम ना मिल रहा हो, सच में बिजी हो। ये तो बोला कि अब मैं पंकज भाई के लिए कॉल नहीं करता कि भाई वो बिजी आदमी है, अब क्यों परेशान करूं उनको मैं। कभी ऐसा भी होता है कि मैं वो सीन करने वाला नहीं हूँ और मजबूरी है, रोजी रोटी कर लेता हूँ? होता है ना, कई बार मजबूरी में लोग करता भी है। बहुत मैंने ऐसे एक्टर को देखता हूँ जो भी वैसे चैनल है ना, वो सब क्या क्या हाँ, वो सब बेचारे कर चुके हैं। मैंने पूछा क्यों करते हो? बोलता है कुंदन भाई क्या करूं, घर चलाने हैं, पैसे की जरूरत है, क्या करूं मैं। अब उसे वेब सीरीज में जो आजकल जो आप बता रहे हैं, उल्लू वगैरह उल्लू वगैरह में आता है, हाँ, तो उसमें बहुत सारी लड़कियां भी कर रही हैं जो कर रही आजकल कर रही हैं। लड़कियों के साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि बेचारी सबको मेंटेन करना पड़ता है उनको। हम लोग का क्या है, कहीं भी चप्पल पहन के चल देंगे, कुछ भी पहन के चल, वो नहीं चल सकती बेचारी। उनके साथ है कि उनको मेंटेन करने के लिए अब हीरोइन है। तो उनको मतलब मेंटेन करने के लिए कभी-कभी सुनने में आता है कि उनको कई तरह से कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह करना पड़ता है। तो ये सब भी चलता है या फिर अब ऐसे ही देखिए हवा है? भाई, अब जब आग है मतलब कहीं न कहीं तो धुआं है। कुछ न कुछ तो सच्चाई होगी इसके पीछे। लड़कियों को छोड़ मेल एक्टर के साथ होता है। मैंने सुना, मैंने दोस्तों से सुना वही है पूछ रहा हूँ। जी। कि ऐसा होता है। तो ऐसा कभी आपके साथ नहीं हुआ? एक बार मेरे साथ हुआ था ऐसा। एक बार क्या हुआ था? एक एक अब क्या बोलूं मैं, एक क्रिएटिव डायरेक्टर था, उसने मेरे को अप्रोच किया था। किस लिए अप्रोच किया था? वो भी लड़का ही था, किया था। तो मैं बोला मैं सर इस तरह का नहीं हूँ, सॉरी। बोला मेरे चैनल बहुत पहचान है, कुछ दिन आपको अच्छे अच्छे बड़े बड़े रोल दिलवा दूंगा आप। मैं बोला नहीं सर सॉरी, मैं भाग गया वहाँ से। मतलब ये सब जो कहानियाँ आती हैं सच ही रहती हैं? हाँ सच तो रहती है भाई, एकदम सच रहती है। आपने जैसे बताया कि आप लपातागंज कर रहे थे, हाँ उसमें विनीत कुमार विनीत भाई थे, बहुत बड़े एक्टर हैं बहुत। और काफी सम्मानित एक्टर हैं। तो Yes, yes. उनके साथ काम किया आपने तो विनीत भाई बहुत डाउन टू अर्थ आदमी, एकदम जमीन से जुड़े, एकदम जमीन से जुड़े आदमी विनीत भाई। विनीत भाई के साथ मैं कर रहा था लापतागंज। तो 9 की शिफ्ट थी, 9 की शिफ्ट थी। तो विनीत भाई का मेकअप रूम बाजू में था। तो विनीत भाई के पास में गया तो पूछा अरे का हो, कितना सीन हुआ अब तक कुंदन? हमने कहाँ हुआ भैया, कुछ सीन नहीं हुआ, बारिश हो रही बाहर, सब आउट का सीन है, एक्सटीरियर है, कहाँ हुआ कुछ? अरे नहीं हुआ, अरे अरे अरे। तब तक सलीम करके एक बंदा था अश्विनी धीर के यहाँ गरिमा में, वो लेकर रजिस्टर आया। बोला सर साइन कहाँ है? तो कहे रजिस्टर है। रजिस्टर है सर, साइन कर दीजिए। नहीं करेगा साइन, जाओ, प्रोड्यूसर कितना नुकसान हो गया, हम अब पैसा लेंगे। और उस समय वो सबसे कॉस्टली एक्टर थे हमारे पूरे शो में। 35, 40, 50 पता नहीं कुछ तो था उनका, बढ़िया है। हाँ छोड़ दिया उनने, मेरे सामने छोड़ा। तो भागा, वो बेचारा भाग गया धीरे से उधर से। पैसा मतलब ये बहुत कम होता होगा कि कोई पैसा अपना छोड़ देता है। हाँ मैंने ये उनके अंदर ये चीज है कि उन्हें मना कर दिया, बोला नहीं नुकसान हो गया प्रोड्यूसर के, जाओ नहीं करेंगे साइन, आज का पैसा नहीं लेंगे। वो तो इतने बड़े एक्टर हैं। तब से उनके प्रति मन में बहुत श्रद्धा मेरी। मैं तो अश्विनी जी को बोला था एक बार उनको कि आपको शायद नहीं पता है, लोगों ने नहीं बताया, मैं बताता हूँ। उनने पैसा नहीं लिया था मेरे सामने, मैं वहीं था, बैठा था, साथ में बैठा था मेकअप रूम में। आप बिहार से आते हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री भी आजकल तो बहुत अच्छा नाम कर रही है, ट्रेंडिंग में आजकल हर गाने रहते हैं। तो कभी भोजपुरी में तो काम किया ही होगा आपने? नहीं, भोजपुरी मैंने की थी, 2-3 फिल्में की थी। 2006-7 में किया था। उमरिया के लिए तोहरे नाम किया था, पवन सिंह थे, रश्मि देसाई और रानी चटर्जी वगैरह। तो उसको कंटिन्यू किया या फिर छोड़ दिया? फिल्म थी वो, पूरी फिल्म में थ्रू आउट कैरेक्टर था मेरा, कॉमेडी कैरेक्टर था, हीरो का दोस्त था मैं पवन सिंह का। तो कैसे एक्टर है पवन सिंह?
ठीक है, ठीक है, बताइए कुछ। ठीक एक्टर है पवन भाई, अच्छे हैं। और उनका गायकी में तो बहुत नाम चलता गायकी है। में तो नाम अब भाई इंटरनेशनली हिट है गायकी में। तो आजकल बड़ा क्वेश्चन चलता है हर जगह, कोई भी पॉडकास्ट करता है, इंटरव्यू करता है, लोगों से पूछ देता है कि पवन सिंह अच्छा गाते हैं फिर अच्छा एक्टर हैं। तो नो डाउट अच्छे गायक हैं। और एक और एक्टर हैं भोजपुरी में, खेसारी लाल यादव। हाँ, वो अच्छे गायक हैं या फिर अच्छे एक्टर हैं या फिर क्या? अब पता नहीं, मुझे लगता है सब गायक सब एक्टर ही हैं। भोजपुरी में सबसे बढ़िया एक्टर मैं एक को मानता हूँ, मैं रवि किशन को, क्योंकि रवि किशन और हमने साथ में काम किया है। वो गायक नहीं है ना, इसलिए शायद एक्टर हैं। हाँ, मोहन जी प्रसाद की एक फिल्म थी, हम्म, क्या थी फिल्म का नाम भूल रहा हूँ मैं, त्यागी मोशन पिक्चर वाले बना रहे थे। तो मुझे बोला 2006 की बात है, तो मैं गया था वहाँ पे, तो 2005 की, ये भवंस कॉलेज में शूट कर रहे थे। तो सीन था, कुछ सीन ऐसा था कि हम दोस्त हैं, रवि किशन दोस्त है, मैं हूँ दोस्त, और साथ में एक और बंदा है, हम तीनों दोस्त हैं। अब एक सीन हुआ तो मोहन जी प्रसाद डायरेक्ट कर रहे थे, जिसने फिल्म बनाई थी पंडित जी बताई ना ब्याह कब हुई, एगो नीबुआ 2-4 गो मिर्ची लगवा ला टोपी में चोटी में, तो वही डायरेक्ट कर रहे थे। केडी सिंह उनके एसोसिएट थे। तब सीन शुरू हुआ था, तो क्या था कि कैमरा बाद में जूम इन 1 शॉट बनना था इनका, रवि किशन का था। लेकिन उस सीन में ऐसा कुछ कॉमेडी मैंने अतरंगी वाली कर दी कि सीन बहुत बढ़िया हो रहा था। तो वो क्या किया कि बाद में वो कॉम्पैक्ट करके 2 शॉट बनाते, एक रवि किशन एक साथ में मैं होगा, 2 शॉट बनाया। तब गए मॉनिटर पर देखने रवि किशन, तो सवाल किए मोहन जी प्रसाद से कि मेरे ऊपर जूम होना था, 2 शॉट क्यों बनाया है इसको? तो बोला वो इतना बढ़िया करा था कि हमें रखना पड़ा। तो रवि किशन मेरे पास आए, हा 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 हा, अरे भैया बहुत बढ़िया किया, क्या नाम है? मैं बोला मेरा नाम कुंदन है। कहाँ घर है, कहाँ घर है? महादेव महादेव। हमने मेरा घर बिहार है, नवादा। अच्छा अच्छा। और मैं बोला लेकिन बनारस मेरी ससुराल है, मैं बताया। अरे हम तो बनारसे कही मरते, बनारसे कही रजा। हमने तो, मैं बोला इस लिहाज से जोड़ दो तरस का रिलेशन भइल हमरा। अरे का कहे हमने ऐसा, रवि किशन भाई आप हमारे साले हुई इस लिहाज से, चूंकि मैं बिहार से हूँ, आप बनारस से, बनारस मेरी ससुराल है, इस लिहाज से आप हमारे साले हुए। हा हा हा, अरे बड़ा मस्त आदमी हो यार, मजा। अपने नंबर रखा, नंबर लो, फोन करिए, हमार सब फिल्म में कॉमेडी तू करबा, ठीक बा? ठीक बा? हमने ठीक बा। 4 बार बोलोगे तभी मैं यही बोलूँगा। नंबर लिया, मैं बड़ा खुश हुआ यार, मुंबई आया और मुझे रवि किशन भोजपुरी स्टार है भाई, उसके साथ काम करने का, और नंबर लिया अगला दिन नंबर नहीं लगा? लगा, उठाए नहीं। फिर कभी मुलाकात नहीं हुई? 2-3 बार किया, अंत में एक्टर का ईगो भी तो हर्ट होता है, नंबर डिलीट कर दिया। पता नहीं क्या सोच करके नंबर दिए तो नंबर उठाए नहीं। 1 दिन 2 दिन 2-3 दिन मैंने ट्राई किया, मैं समझ गया उठाना नहीं चाहते, कोई मजबूरी होगी। तो अभी जैसे पवन सिंह के साथ आप काम किए, उसके बाद से फिर दोबारा पवन सिंह के साथ कभी मुलाकात नहीं हुई? कभी नहीं, मतलब कोई जरूरत ही नहीं पड़ी ना उधर जाने की। फिर भोजपुरी को सब त्याग ही दिए? हैं? भोजपुरी को त्याग ही दिए? नहीं, ऐसा नहीं है, कभी भी अच्छे ऑफर है क्यों नहीं करेगा आदमी, अपनी भाषा अपनी लैंग्वेज है, क्यों नहीं करना चाहेगा? लगता है कि भोजपुरी में अच्छा ऑफर आता है, आएगा? नहीं, हमारे लिए पैसे नहीं बचते हैं, वो खेसारी लाल और पवन सिंह ये सब में देने के बाद कैरेक्टर एक्टर के लिए पैसे नहीं रहते हैं उसमें। एक बार हुआ क्या कि मैं दोपहर को 2007 की बात है, 8 की, अपने बिहारी लोग तो पता है दाल भात चोखा फेवरेट फूड होता है। दाल भात चोखा खाकर मस्त मीरा रोड में मैं सोया हुआ था, एक कॉल आया, बोला सर एक कैरेक्टर है, आप करोगे क्या? आप मन नहीं कर रहा था। मैं बोला कब शूट है? सर अभी शूट है। हमने कहाँ पे? फ्यूचर स्टूडियो गोरेगांव। मैं बोला यार, मैं बोला सर करेंगे तो बताइए ना। हमने बजट क्या है? तो बजट बताइए आप। तो मैं जितना बजट, उससे 5 गुना बजट बोल दिया, मैं इतना मैं लूँगा। तो डन कर दिया। अब डन कर दिया, मुझे आना पड़ गया। मैंने ठीक है मैं जाता हूँ। फिर उसमें मेरे पास बाइक कार कुछ नहीं था, मैं ट्रेन से निकला मीरा रोड से। अब मैं दहिसर पहुंचा, मुझे गोरेगांव जाना है। मैंने पूछा, मेरे दिमाग में एक बैक है, मैं पूछूं भाई कैरेक्टर क्या है? मैं पूछा भैया मेरा कैरेक्टर क्या है? बोला आप प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। मैं बोला है प्रभु श्री रामचंद्र। मैं बोला 1 मिनट सर, आपने मुझे कभी देखा है क्या? उस समय मेरा 110 किलो वजन था। मैं बोला मुझे भाई तुम बना लो, हनुमान जी बना लो, कोई राक्षस का रोल दे दो, मैं राम किस एंगल से लगूंगा? वहां पर जाऊंगा तो फिर डायरेक्टर नहीं यार किसको बुला लिया, नहीं ये कहाँ से राम लगेगा? फिर मन ही मन उसका व्यू हो जाएगा, 2-4 गाली मेरे को देगा। मैं बोला वो बढ़िया नहीं लगेगा,
मैं राम नहीं लगूंगा भाई, आप मुझे देखे नहीं, आप मुझे मिला, आपने कैसे बुला दिया? बोला नहीं नहीं, एक्चुअली ये कॉमेडी है और संतोष बादल ने आपका नाम रेकमेंड किया। हम लोग के कॉमेडी है। फिर मैं गया तो वैनिटी लगी हुई थी, फ्यूचर के बाहर ही। मैं देखा तो एक और बंदा बैठा हुआ था, NSD से था बंदा, दुबला पतला एकदम मरियल कड़का सा। मैं बोला भाई आप क्या कर रहे हो? जो पतला सा बंदा था वो कहा रावण कर रहे हैं। पतला सा रावण ऐसे, और राम इतना मेरा पेट था 110 किलो। अभी तो मैं घट गया हूँ, 80 81 हो गया, 81 हो गया। फिर मैं गया सेट पे तो डायरेक्टर जो थे वो डायरेक्टर मेरे से रावण से राम से बुलवा रहे थे, साउथ इंडियन है। ಏನಪ್ಪ सीता ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ अम्मा। और जो रावण था वो पंजाबी बोल था, ओ हुण सीता इत्थे आ। मैं बोला ये क्या है? और बहुत कॉमेडी वहाँ जनरेट हो रहा था। लेकिन इसमें ये बात बड़ी बात है कि मेरे को उसने बुलाया बिना देखे हुए। संतोष बादल एक्चुअली कोई एक्टर गया था जो वहाँ नहीं कर पाया था परफॉर्म, तो मैं रिप्लेस हुआ। तो रिप्लेसमेंट में कभी भी एक्टर आता है तो एक बात बता दूं, बजट जितना मांगता है लगभग लगभग मिल जाता है। जब मैं जमशेदपुर में था तो मैं खड़गपुर, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड सब खेला था। मैं बिहार रणजी के जितने लड़के थे, अंशुमन, अर्जुन, आशुतोष, सब मुझे जानते थे। रणजी खेलेगा? रणजी वाले लड़के खेलते। मैं कुछ बंगाल ट्रॉफी खेला हूँ वहाँ। एक मुकाबला था, बासुकी सिंह मेमोरियल होता है जमशेदपुर में, उसमें मेरा और धोनी नहीं, ये समझ लीजिए कि एक मैच में मैं बनाया था 107 रन, 16 ओवर का मैच, 107, एक में बना था 56, एक में बना 37। मैन ऑफ द सीरीज मैं होने वाला था। एक आया बंदा बोला घंटा तुम्हें नहीं मिलेगा मैन ऑफ द सीरीज। मतलब क्यों? एक लौंडा मारा है रांची का, 19 छक्का मारा है। हमने क्या नाम है बे? बोला धोनी नाम है उसका। अच्छा। ये 98 99 की बात है। तो उस समय वो रेलवे से खेलते थे धोनी? हाँ रेलवे से खेलते थे वो। खड़गपुर में खेला, उनके साथ खेला हूँ। हमारा आमना सामना नहीं हुआ मेरा धोनी का, लेकिन वो अलग मैच में, क्योंकि टकराए नहीं हम लोग आपस में कभी। लेकिन नाम मैंने उस समय ही सुना था उसका, धोनी का। तो आपको भी तो क्रिकेटर बनना था, तो फिर? क्रिकेट नहीं बन पाया। फिर घर वालों ने बोला इंजीनियरिंग करना है, बेंगलोर चला गया, इंजीनियरिंग करने चला गया। आज बनते तो आज आप भी झारखंड के हो, MS धोनी झारखंड के, आप भी झारखंड? हम तो बिहार से हैं सर। अभी बिहार में हो गए ना? उस समय तो झारखंड बिहार एक ही था। हाँ अभी भी मेरा एक्चुअली गांव तो नालंदा नवादा है ना, तो पापा की पोस्टिंग वहाँ थी, इसके लिए मैं गया था ना वहाँ जमशेदपुर। देव के देव महादेव में आपने काम किया था, उसमें नंदी भृंगी का सत किरदार है। हाँ जी। तो उसमें कैसे, क्या कहानी है उसका करने का? एक्चुअली भृंगी कैरेक्टर था, लेकिन बाद में मैं देखा भृंगी के डायलॉग नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कहा एक दिन आए हुए थे निखिल जी, जो प्रोड्यूसर थे, खुद ही डायरेक्ट करते, कैमरामैन भी थे वो। तो जब डायलॉग बोलने की बारी आई तो मैं उधर मुंह घुमा दिया। बोले भृंगी जी डायलॉग बोलो। अरे भृंगी जी डायलॉग बोलो। मैं मुंह घुमा दिया। अरे यार कुंदन डायलॉग क्यों नहीं बोल रहे हो? मैं बोला सर भृंगी थोड़े, मैं गण हूँ। बोले क्यों? भृंगी में डायलॉग वगैरह नहीं आते, एक एक हफ्ता हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। बोले करना क्या है तुम्हें? ठीक है आप ठीक है, अब डायलॉग आप गण हो लेकिन डायलॉग बोलो। मैं डायलॉग बोला। अच्छा उसमें महादेव में कई बार क्या होता था ना कि हम लोग हाथ जोड़ के इसे खड़े रहते थे, और बड़े बड़े नामचीन बड़े एक्टर आते थे, अखिलेंद्र मिश्रा आते थे, पंकज धीर आते थे। तो मेरे साथ एक लड़का था, कहता है यार 3 दिन से डायलॉग नहीं मिल रहा है यार, हाथ जोड़ के खड़ा हूँ। शिव जी की शादी में तक पंकज धीर के जो कर्ण बने थे, मैं तो 1 हफ्ते से खड़ा हूँ हाथ जोड़ के, मेरा क्या। तो स्टाइल वहाँ बोलने का अलग होता था। कुछ नहीं, बल्क में लग गया क्लोज के समय शायद एक साथ यक्ष का लगा दिया, एक साथ देवता का लगा दिया, एक साथ साधु का लगा दिया, एक साथ मतलब लग जाता था। हम लोग हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। उधर डायरेक्टर कमेंट्री करते थे। हाँ ठीक है, अभी क्या है, लेफ्ट टू द कैमरा देखो, उधर से आ गए देवता, राइट टू द कैमरा देखो, उधर से साधु आ गए, प्रणाम करो, प्रणाम किया। आप उसके बाद देखो देवता आ गए, ऊपर पुष्प वर्षा हो रही, प्रणाम करो। यक्षगान देखो, स्तुति करे, फिर प्रणाम करो, प्रणाम किया। अच्छा अभी क्या करो, माता जा रही है, दुखी हो गए, रो रहे हो, प्रभु आ गए, खुश हो गए, हंस रहे हो, राइट टू द कैमरा फूल फेंको, लेफ्ट टू द कैमरा फूल फेंको, हाँ चलो पैकअप। बस यही कमेंट्री होती थी। तो ऐसा नहीं लगता था कि गुस्सा नहीं आता था कि क्या करवा रहे हो यार, कुछ बोलवा लो? ठीक है, मैं देखता था कि हाँ सब यही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें मजा भी आता था और पैसा भी मिलता था। पैसे अच्छे खासे मिल जाते थे बिना काम के। नहीं काम नहीं, तो काम है, इसको काम किसी ने बोलते, यही तो काम है सर। काम बड़ा हो या छोटा, काम होता है। अगर ये अभी जो भी मैं काम कर रहा हूँ, छोटा बड़ा जो भी कर रहा हूँ, उसी सब काम की बदौलत है। महादेव ने हमें मुंबई में घर दिया। महादेव सीरियल से मैंने घर खरीदा था मुंबई में।
तो ऐसे छोटा काम है या बड़ा काम, उससे तो मतलब नहीं है ना। नहीं लगता होगा ना बहुत सारे लोगों को कि कुछ काम हाँ, नहीं है, नहीं ऐसा पहले लगा था, जो कोफ्त इसलिए होती कोफ्त होती थी यार, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेंगलोर से अपनी नौकरी छोड़ के ये करने आया हूँ, कान वान लगा करके डायलॉग बोलने के लिए। फिर मैंने चलो ठीक है, भी ये भी है। एक्टर को क्या हर विधा में निपुण होना चाहिए। कई बार आप देख रहे हैं डायरेक्टर क्या बोलता है कि नहीं सर थोड़ा सा लाउड करो, नहीं सर थोड़ा सा कम करो, सर खेल जाओ, खुले हो, वो नहीं सर अंडर करो, सर नॉर्मल करो, नेचुरल। आजकल तक नया कॉन्सेप्ट आया है कि सर एक्टिंग नहीं करनी है। अरे एक्टिंग ही नहीं करनी है, मैं एक्टिंग ही करनी है, एक्टिंग नहीं करनी सर, सिंपल लाइन से बोलो सर। कॉमेडी का ऑडिशन मंगवा रहे हैं, सर कॉमेडी नहीं करनी है, कॉमेडी नहीं करनी है। हम लोग लाइन से हमारी इतनी अच्छी है, कॉमेडी की जरूरत ही नहीं। हम लोग अच्छा कॉमेडी से कॉमेडी नहीं करनी है, फिल्म में एक्टिंग नहीं करनी है, तो एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है आजकल। फिर कॉमेडी, उनको कॉमेडी नहीं करनी है, फिल्म में एक्टिंग नहीं करनी है, फिर होता कैसे है? एक्चुअली वही है ना कि उनको लगता है कि हमारा इतना बढ़िया वो है, कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया, ऐसे ही हिट है। डायरेक्टर को लगता है कि डायरेक्ट मैंने कर दिया तो हिट होना ही है। राइटर बोलते मैं ऐसे यूनिकली तो हिट होना ही है। लेकिन एक्टर का भी तो काम देखना चाहिए कि मैंने जो किया है उसका भी योगदान होना चाहिए, और होता भी है। लेकिन लास्ट में सुनता तो एक्टर ही है कि फिल्म फ्लॉप हो गई, एक्टर ने कुछ किया नहीं। हाँ, एक्टर को नहीं, डायरेक्टर को भी सुनना पड़ता है। डायरेक्टर को भी कई बार काम के बांधे हो जाते हैं, उसके बाद सुनना सबको पड़ता है। प्रोड्यूसर का बेचारे का पैसा लगा होता है। अब आखिरी बार हम कुछ सवाल लेंगे कि कुछ रैपिड फायर टाइप सवाल होंगे। आपका फेवरेट एक्टर कौन? अमिताभ बच्चन और गोविंदा। फेवरेट एक्ट्रेस? हाँ? फेवरेट एक्ट्रेस? माधुरी दीक्षित। किसी एक एक्टर के साथ जिसके साथ काम किए हो लगाओ कि नहीं करना चाहिए? काम करना चाहिए नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगा कोई अभी तक। किसी ऐसा एक एक्टर जिसके साथ काम करना ही है फ्यूचर में? अमित जी के साथ अमिताभ बच्चन का इच्छा थी करने की, अभी तक कर नहीं पाया। कोई एक ऐड था, उसमें मैं शॉर्ट लिस्टेड हुआ था, बोला बजट, एक सचिन तेंदुलकर, दो ऐसा नाम है, मतलब बजट की चाहिए नहीं मुझे, मुझे काम करना है। जैसे बाकी जगह बजट के लिए मैं चौड़ा हो जाऊँ, मैं इतना लूंगा तभी करूंगा। अमित जी के साथ था, और सचिन के साथ बिस्किट का ऐड था। अमित जी के साथ था एक कॉन्डोम का ऐड, तो मैं सुना, बड़ा मुझे अजीब लगा। तो मैं राजू श्रीवास्तव, राजू भाई से मैंने पूछा कि राजू भैया ऐसे ऐसे है, तो बोले देखो कुंदन, क्या है कि हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हम लोग को थोड़ा सा, लेकिन क्या करूँ, अपना काम है। उसमें अमित जी ड्राइवर थे, मैं खलासी था, तो मैं रेडी हो गया था करने के लिए। लेकिन फिर मैं वो सुना तो मैं थोड़ा सा हिचकिचाया, मैं बोला मैं नहीं करूँगा उसको यार, घर वाले पापा मम्मी सब देखेंगे तो बोले क्या कर रहा है। वो गवर्नमेंट का एक्चुअली एड था। अरे भैया रोकथाम भी जरूरी है। हाँ। फेवरेट डायरेक्टर? फेवरेट डायरेक्टर तो बहुत सारे हैं, जैसे पहले ऋषिकेश दास थे, अभी मणिरत्नम, प्रियदर्शन, इनका काम बहुत बढ़िया लगता है। ऐसा सुनी धीर के साथ मैंने अभी रिसेंट बहुत सारे काम किए, जिन्हें सन ऑफ सरदार वगैरह फिल्में बनाई। कमाल के कॉमेडी टाइमिंग है उनकी। बिहार के फेवरेट पॉलिटिशियन? बिहार के? बिहार में तो अभी फेवरेट पॉलिटिशियन में किनका नाम बोलूं मैं? नीतीश कुमार, लालू। मैं एबीपी न्यूज पे एक शो आता था चेतन भगत का, प्रधानमंत्री कौन, मैं उसमें लालू यादव करता था। स्टार न्यूज पे आता था, देखे गढ़वा जिला में नहर खोदवा दिया है, लाइका बैच, तो लालू में ही करता था उसमें। तो लालू यादव फेवरेट? क्या बोलूं पॉलिटिक्स के बारे में। आप आने वाले जनरेशन को, जिन नए लोग आ रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जो एक्टर बनना चाहते हैं, एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, और जो बिहार से चल के आते हैं, जो कम पढ़े लिखे भी होते हैं, कुछ बहुत अच्छा पढ़े लिखे भी होते हैं, फिर आकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उनको करना पड़ता है, कई जगह कास्टिंग काउच, कई तरह के शिकार हो जाते हैं, उनको क्या कुछ बताएंगे, क्या संदेश देंगे, थोड़ा बताइए। देखिए, जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है, एक्टिंग पे भाई हर आदमी के अंदर एक्टर है, कलाकार है, हर आदमी के अंदर कलाकार, बस उसके एक पॉलिश की जरूरत होती है, एक ब्रशअप की जरूरत होती है। मैं भी इंजीनियर था, एक्टर बना, एक्टर अंदर से एक्टर ही था, मैं बन गया इंजीनियर, दूसरी बात है। तो जो आना चाहते हैं मुंबई, हर कोई आ सकता है। आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप पढ़ाई कर लीजिए। पढ़ाई बहुत जरूरी है। आपको दिखता होगा कि अपने बिहार से ही हैं लोग, यूपी से हैं, मनोज वाजपेयी हैं, या फिर बहुत सारे एक्टर हैं, अपने विनीत भाई हैं, अखिलेंद्र मिश्रा हैं, लेकिन देखना चाहिए कि या राजपाल यादव है, छोटी हाइट है लेकिन वो आदमी सफल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस आदमी ने मेहनत की, थिएटर किया है, नाटक किया है, बुक्स पढ़ी, किताबें पढ़ी हैं, उसको आत्मसात किया है अपने अंदर, तब वो आदमी एक्टर बना है।
ऐसे नहीं, मैं भी इंजीनियर था, लेकिन मैंने रश्मि रथी, जयद्रथ बद्ध, मैं 7, 8 नमक मतलब प्रेमचंद की सारी कहानियां मैंने पढ़ रखी थी जब 7, 8, 9 में था। तो आपको आत्मसात करना पड़ेगा, किताबें पढ़िए, थिएटर कीजिए, नाटक कीजिए। ऑब्जर्वेशन दुनिया में सबसे बड़ा कला है। आप मार्क कीजिए, एक आदमी बेच रहा है, अपनी सामान बेच रहा है, दवा वाले के आप पास दुकान पे जाइए, हाँ सिट्रोजिन, डाइजिन, हाँ और क्या, मैंने उसको नहीं पढ़ी, उसको पता है आप लोगे सामान। सब्जी वाले के, हाँ भैया गोभी दे दे, परवलो दे दे, टमाटो ले लो भैया, वो भी लेगा। हर एक आदमी का अलग अलग तरीका होता है बोलने का, नेता का, अभिनेता का, मदारी का, टीचर का, अनाउंसर का, कमेंटेटर का, सबका अलग बोले, सबको देखना पड़ेगा कौन कैसे बोलता है। मैं ऐसे 25 लोगों को मैंने देख रखा है, सबको मैंने बना रखा है शुरू से, ये कैसे बोलता है, भिखारी कैसे बोलेगा, बैठने का स्टाइल, सब बैठता कैसे, अलग अलग लोग अलग तरीके, राजा कैसे बैठेगा, भिखारी कैसे बैठेगा, चोर कैसे बैठेगा, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या होगा, ये ऑब्जर्वेशन करने वाली चीजें हैं। अगर आप बहुत ज्यादा थिएटर भी नहीं किए तो आप ऑब्जर्व कीजिए। तो मुंबई आने के पहले थोड़ा वर्कआउट होना चाहिए, आप कीजिए, थिएटर वगैरह उनको करना चाहिए, थिएटर एकदम करना चाहिए। तो वो सब करके आप आने से क्या है कि एक क्या है ना कि मिल जाता है, बूस्टअप मिलता है, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, हमें मैं कर सकता हूँ, कोई भी रोल मैं कर सकता हूँ, इजीली कर सकता हूँ। कुछ कास्टिंग वाले हैं जो लॉबी बना, उनको क्या लगता है कि एनएसडी वाले ही अच्छे एक्टर है कुछ जगह, लेकिन हर जगह नहीं। मैं इसे 25 नाम आपको बता दूंगा जो एनएसडी में है, लेकिन बेचारा अभी भी आप देखिएगा तो आराम नगर में बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं, काम नहीं है उनके पास। क्यों? तो वो तो अच्छे खासे इंस्टीट्यूट। भाई काबुल में भी गधे होते हैं, बोलना नहीं चाहिए, हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं, मतलब अच्छे बुरे मतलब इन द सेंस एक्टिंग, ये नहीं कि वह सारे एकदम टॉपर ही हैं, सब एकदम। कुछ नाम आप जानते हैं, पंकज त्रिपाठी जानते हैं, नवाज को जानते हैं, इरफान खान को जानते हैं, कितने नाम है जो कि सफल हैं। हर साल 40 लोग आते हैं, कितने सफल नाम है उसमें। कुछ को जानते हैं, मुझे लगता है कि नहीं एनएसडी बढ़िया है। मुझे कई बार वो लोगों ने पूछा, कुंदन जी आप एनएसडी से हो? मैं कहता नहीं, मैं राडा से हूँ। राडा लंदन में है, ये वर्ल्ड लेवल का थिएटर वाला है। कई बार लोगों ने मुझसे पूछा, कुंदन जी एनएसडी क्यों? मैं बोले राडा। आप वहाँ पे गए? नहीं यार, ऐसे बोल देता हूँ, टाइम पास। फिर तो उनको पता भी नहीं होता है क्या वो। हाँ, राडा पता ही नहीं बहुत लोगों को राडा क्या है। जैसे इंडिया में ये है एनएसडी है, तो राडा वर्ल्ड लेवल का थिएटर का इंस्टीट्यूट है। जो गिरीश कर्नाड जिनके साथ मैंने प्ले किया, वो राडा में टीचर हुआ करते थे, जिसकी आपने सीरियल देखा होगा मालगुडी डेज। हाँ मालगुडी डेज, मैं मालगुडी डेज 2 में मैंने काम किया है बेंगलोर में। ताना ना ताना ना ना ना, याद सर को पता होगा। हाँ, आर के नारायण की कहानियों पे आधारित। तो आज हमारे साथ थे कुंदन कुमार, जिन्होंने बहुत अच्छा अपने जीवन के बारे में बताया, उनके जीवन से हमें कुछ सीखने को मिला, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि अगर कोई स्ट्रगल नए लोग आते हैं तो क्या कुछ करके आए। सबसे अच्छी बात मुझे लगी जो पर्सनल इनके जीवन से, इन्होंने कहा कि किताबें पढ़ के आओ, सीख कर आओ, कुछ रिसर्च करके आओ, ऐसे ही मत रह जाओ, जो बहुत बड़ी बात थी लास्ट में इन्होंने बताई। तो अगर आप आते हैं तो इस पर थोड़ा गौर रखिएगा। और कैसा लगा सर आपको? बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एक करीने से सजा कर एक सिलसिलेवार होता है जो सिंक्रोनाइज किया गया है, बहुत बढ़िया सामने किया, मुझे भी अच्छा लगा। क्योंकि मेरा मानना है कि जो चीज़ें हैं थोड़ा सुनने वालों को मजा आए, एक बोरिंग वाली चीज़ें आप बहुत बढ़िया किए, बढ़िया बोले, एक तरीका, एक मैनरिज्म आपका अच्छा लगा, बढ़िया लगा। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी आपका, और आप दर्शकों का बहुत सारी शुभकामनाएं।